स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बीपीएससी मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आया हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास पर्सनालिटी के बारे में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के परीक्षाओं में पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कभी महात्मा गांधी जी के बारे में, कभी पंडित नेहरू जी के बारे में, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो एक नेशनलिज्म का पहलू है, उन्होंने राष्ट्रवाद को कैसे देखा है, उनके लिए एजुकेशन का क्या मतलब था, गांधी जी का कंपैरिजन टैगोर साहब के साथ, या फिर नेहरू के लिए सोशलिज्म क्या था, नेहरू के लिए नेशनलिज्म के क्या मायने थे। अगर हम बात करें इंपावरमेंट की, या फिर अगर हम कहें समाज के सबसे निचले तबके का उत्थान, तो महात्मा गांधी जी इसको कैसे देखते थे। महात्मा गांधी जी का बाबा भीमराव अंबेडकर जी से कंपेयर करना, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे कि लोहिया साहब के बारे में, या अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो इनके बारे में घुमा घुमा के कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसका सीधा ये मतलब है कि इन विभूतियों के पर्सनालिटी के बारे में जितना कुछ आप जान सकते हैं वो सब कुछ आप कलेक्ट करके रखे रहें कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी डायमेंशन में तो आपके पास एनफ फर्दर पॉइंट्स हों। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी, और उनके रोल जो रहे 1942 में, या फिर वो कैसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर रहे महात्मा गांधी के, या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो सर्वोदय का वो कंसेप्ट लेकर आए उसका क्या मतलब है। खैर, आज हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम पैशनेट लोग होते हैं जो इतने अच्छे अच्छे ल्यूक्रेटिव पोस्ट को, प्रोफेशंस को ठुकरा देते हैं जस्ट टू परस्यू जो गोल है कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे। इस तरीके का विल पावर रखने वाला बहुत कम ही व्यक्ति होता है। और अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन को देखें, समझें, तो उनके जीवन में एक गजब की सिंप्लिसिटी थी, गजब के वो विद्वान व्यक्ति थे। और उनके लाइफ को अगर हम देखें, समझें, तो हमने ये देखा, ये समझा कि उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है और वो लाइफ टाइम पढ़ाई करने का काम किए हैं। लेट 50s के एज में भी वो कुछ ना कुछ डिग्री अक्वायर कर रहे थे, जो कि बहुत ही रेयर है। लोग क्या है कि 2 जून की रोटी की जुगाड़ करते हैं, या एक प्रतिष्ठित सम्मानजनक नौकरी मिल जाती है तो अपने आगे के पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या अगर पढ़ाई लिखाई कुछ करते हैं तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन इस तरीके के पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खैर, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की दुविधा आए, कोई संकोच आए एग्जाम प्रिपरेशन से लेके या किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप बेहिचक मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है अभिनव_सर_BPSC, और वहां आप मुझसे जुड़ जाइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो वहां बेहिचक पूछ लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिन्हें कि कई नामों से जानते हैं। इन्हें देश रत्न बोलते हैं, यानी देश के ये रत्न हैं, बिल्कुल बेशक हैं। आजाद शत्रु, आजाद शत्रु का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ही पैदा ना हुआ हो, यानी उस व्यक्ति का किसी से कलेश ही नहीं हो सकता है। ठीक। और बिहार के गांधी के रूप में भी ये जाने जाते हैं, और इनका एक बहुत ही अहम योगदान है। अगर हम भारत की इंडिपेंडेंस की बात करें या फिर बिहार के क्रिएशन की बात करें, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने उस पद को सुशोभित किया। नो वन कैन पुश मी असाइड, यानी कोई भी मुझे एक तरफा नहीं ढकेल सकता।
अपने इच्छा शक्ति के लिए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अपने बार्गेनिंग कैपेसिटीज के लिए और अपने एकाग्रता के लिए ये जाने गए हैं। इनकी जो डिटर्मिनेशन है या जो नेशनलिस्ट थिंकिंग है, और यही सब गुण जो है इन्हें देश रत्न बनाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव में हुआ है, जो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनके बहुत तरीके के पॉलिटिकल और सोशल कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसके वजह से भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 1962 में। और ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो कि 2 बार उस टेन्योर में प्रेसिडेंट बने हैं, 1950 से लेके 1962 के बीच में। कायस्थ फैमिली में इनका जन्म हुआ था और कायस्थ फैमिली जो है काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देती है। और इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत विद्वान थे, स्कॉलर थे, संस्कृत के साथ ही साथ पर्शियन लैंग्वेज के। इनकी माताजी कमलेश्वरी देवी, और वो काफी एक रिलीजियस वीमेन थी, और वो अपने बच्चे को यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन से ही रामायण की, महाभारत की कहानियां सुनाती थी, जिससे उनके अंदर रिलीजियस स्टोरीज से जो थॉट्स आने चाहिए, जो चीज सीखने चाहिए, वो ग्रैप्स करते गए काफी कम एज में ही। और ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड एंड हैड 1 elder brother and 3 elder sisters। और इनकी जो एक सिस्टर हैं, उनका भी एक बड़ा ही अहम योगदान है अगर फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें। पढ़ाई लिखाई में बचपन से काफी मेधावी थे और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है घर में सबसे पहले शुरुआती दौर में वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिलता है होम ट्यूटर के माध्यम से। इसके बाद ये छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल में इनका दाखिला होता है और यहाँ पर वो छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल के बाद एक स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं और स्कॉलरशिप के बाद वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जहां पर कि वो ज्वाइन करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। बात 1896 की है, यानी जन्म उनका 1883 का है, तो करीब 12-13 साल के अवस्था में उनकी शादी हो जाती है राजवंशी देवी जी से। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंट्रेंस क्लियर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, जहां उनको स्कॉलरशिप मिलता है ₹30 प्रति माह। आज के लिए ये रुपया बहुत कम लग सकता है आपको, लेकिन 1896-97 के दौर में ये बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। सबको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, वो भी ब्रिटिश एरा में किसी भारतीय को स्कॉलरशिप मिलना साधारण बात तो नहीं ही थी। ओके, और इन्होंने मास्टर्स जो है एमए कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में 1907 में। ग्रेजुएशन जो है इनका 1905 में हुआ था, 2 साल बाद इनका मास्टर्स हो जाता है। और इकोनॉमिक्स में जब ये मास्टर्स कर लेते हैं तो ये प्रोफेसर हो जाते हैं इंग्लिश के। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हैं, और भी लैंग्वेजेस पर इनकी काफी कमांड है, सब्जेक्ट्स पर काफी ग्रिपिंग है। और इसके बाद ये मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में, जो बिहार का मुजफ्फरपुर है, वहां के लंगट सिंह कॉलेज में ये प्रिंसिपल हो जाते हैं। लेकिन ये कहां वहां रुकने वाले थे। वर्ष 1915 की बात है जब डॉक्टर प्रसाद अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन ऑफ मास्टर्स इन लॉ, यानी कि इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हो गया, अब लॉ में ये फिर से दाखिला लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, जहां पर कि वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। ये जो 1907 से लेके 1915 का दौर है, इसमें इन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे कि वो एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और उन्होंने ज्वाइन किया था उस समय डाउन सोसाइटी को, DAWN डाउन सोसाइटी को, साथ ही साथ जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी वाला, ये सब कुछ चल रहा था। और एक टीचर के रूप में ये अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लॉ डिग्री लेते हैं और इन्होंने अपने डॉक्टरेट को कंप्लीट किया लॉ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, यानी अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थाओं में इन्होंने दाखिला लिया और वहां पर अपने परचम भी इन्होंने लहराया।
वर्ष 1916 की बात है, ध्यान दीजिएगा। 1911 और फिर 12 का जो दौर है उसमें बिहार अलग हो चुका है बंगाल से, और यहाँ पर वर्ष 1916 में ये ज्वाइन कर लेते हैं हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा, यानी ओडिशा 1936 में अलग हो रहा है, तो उस समय बिहार ओडिशा एक में है और वहां के हाई कोर्ट को ये ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब वकील के रूप में। वर्ष 1917 में ही वॉज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द सीनेट एंड ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी के सदस्य के रूप में और फर्स्ट मेंबर्स, वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ये चुने जाते हैं। ओके, और कुछ चीजों को आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर जब वो ये एजुकेशन को ग्रैब्स कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे 1905 वगैरह का स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का स्प्लिट, या फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, दिल्ली दरबार, वर्ल्ड वॉर वन, ये सब कुछ चल रहा है बैकएंड में, आपको इस तरीके से सोचना है। और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कांग्रेस के मीटिंग्स वगैरह को अटेंड कर रहे हैं, और नेशनलिस्ट मूवमेंट से ये हमेशा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पॉलिटिकल एरेना में ये काफी कम एज में आते हैं और लाइट फुटेड मैनर में आते हैं। वो एक वॉलेंटियर के तौर पर 1906 के कलकत्ता सेशन को अटेंड करते हैं, जब दादा भाई नौरोजी उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इसी तरीके से वर्ष 1911 में ये फॉर्मली ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस को, और फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्टेड होते हैं एआईसीसी में, और काफी ज्यादा वो प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी जी से, और महात्मा गांधी का जो डेडिकेशन था, जो फिलॉसफी था, या फिर जो डिमेनियर है, उससे वो काफी प्रभावित हैं। और चंपारण सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी जी विजिट करते हैं बिहार को, तो महात्मा गांधी के साथ उस क्षेत्र को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जाते हैं। जब 1920 में महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, उसके कमेंसमेंट की बात करते हैं, तो जो लॉ का काफी ल्यूक्रेटिव 1917 में जो ज्वाइन किए रहते हैं, इतना प्रतिष्ठित और उनकी जो एक वकालत है वो चल पड़ी रहती है, वो उसको छोड़ देते हैं और अपने को फ्रीडम मूवमेंट में पूर्ण रूप से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। एक तरीके से अपने इतने ल्यूक्रेटिव जॉब को, वर्क प्रोफाइल को त्याग देते हैं। नई चीजों को सीखने में हमेशा से इनकी काफी निष्ठा थी, और इस तरीके से इनका जो फर्म और एक लिबरल एटीट्यूड था, काफी हम्बल थे, और किसी चीज को करते थे तो बड़ी ठान के करते थे, और उनका यही प्रयास रहता था कि मैं इसमें बेस्ट रहूं, मतलब मैं सबसे इसमें निपुण रहूं। ठीक है, चूंकि इनकी फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो यहाँ पर कुछ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज वगैरह देखने को मिलते हैं, रूढ़िवादी विचार वगैरह इनमें जरूर थे। ओके, he admitted that he did not like to even touch the food of anyone other than a Brahmins। तो इस तरीके की बात वो कहीं ना कहीं मान रहे होते हैं, लेकिन जब वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में आते हैं, देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज थॉट्स। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, इंसान में लगातार इंप्रूवमेंट होती रहती है, और यही तो इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पॉलिटिकल करियर है वो फुल स्विंग में आ जाता है स्वदेशी मूवमेंट में, और जब गोपाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इस बात को मैं पहले बोल चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जब शुरुआत करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो वांटेड टू ज्वाइन इट, बट हिज फैमिली मेंबर्स वेयर अगेंस्ट द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है चल रहा है। एक तरफ ये अपने पढ़ाई को भी उतना ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, हर चीज में बेस्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से भी इनको जुड़ना है, नेशनल मूवमेंट्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन ये दिखा रहे हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। जो लखनऊ सेशन था 1916 वाला, जहां गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस जो था चंपारण सत्याग्रह का, तो महात्मा गांधी ने उन्हें पूछा था मतलब कि वो उनके साथ चलने के लिए, और वहां उनका एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है, और महात्मा गांधी से ये प्रभावित हैं, इस बात को वो हर समय मानते हैं। ठीक है, और इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और एक मेजर लीडर बनते हैं
फ्रॉम द रीजन ऑफ बिहार एंड महाराष्ट्र। देखिए, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात क्यों होती है, क्योंकि जब एक बॉम्बे सेशन होता है तो वहां पे वो प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं 1934 में। ओके, तो ये सब कुछ जो है चल रहा है। और देखिए, जब महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन की बात की जाती है, बहिष्कार करने की बात की जाती है वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद जो है अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को बोलते हैं कि यहाँ पर अपने स्टडीज को छोड़ दीजिए और यहाँ बिहार में स्थापित किया जाता है बिहार विद्यापीठ, जिसमें डॉक्टर प्रसाद का एक अहम भूमिका है। एन इंस्टीट्यूट ही अलोंग विथ हिज कॉलीग्स फाउंडेड ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन मॉडल। तो ये सब होता है। इसी तरीके से ये आगे चल के जर्नलिज्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, एक लेखक के तौर पर, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, उस पर प्रकाश डालने का काम करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स उनके लिखे हुए पब्लिश होते हैं, जो कि काफी क्रांतिकारी विचार से होत-प्रोत थे। और इसमें देखें हैं कि सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर है या फिर जो देश है, उसमें वो कॉलम लिखते थे। और यहाँ पर धन भी उनके द्वारा एकत्र किया गया, जो कि यूज किया गया कई तरीके के नेशनल इंटरेस्ट में। ओके, और यही इनका रोल था कि जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। और जब महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लेते हैं आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, तो कांग्रेस और कुछ सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं इस बात से खुश नहीं रहते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस बात को समझते हैं, जो महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, और वो मानते हैं कि इट वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग इंडिपेंडेंस। यानी महात्मा गांधी जी के विचारों को एकदम मानने वाले, उसमें विश्वास रखने वाले उन मुट्ठी भर लोगों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित तो होते थे, लेकिन कई बार उन्हें फिर महात्मा गांधी में भरोसा उठने लगता था। लेकिन इन्स और मीन्स की जो बात है उसमें बहुत ज्यादा आस्था विश्वास था डॉक्टर प्रसाद को। और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया, अगर हम बात कहें कि लोगों को समझाने में महात्मा गांधी के आइडियाज, और इसी वजह से कई बार इन्हें बिहार ऑफ गांधी यानी बिहार का गांधी भी कहा जाता है। कई बार इन्हें जेल भी भेजा गया, या फिर महात्मा गांधी के 60 सत्याग्रह के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ये जेल में उस समय तो 3 वर्ष रहे। और जो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने पार्ट लिया बिहार में, और गांधी जी का उस समय सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था। तो ये सब कुछ है, उसमें सोशल वर्क में भी ये इन्वॉल्व रहे और एक्टिवली इन्वॉल्व रहे सोशल सर्विस में। जब बिहार के क्षेत्र में अर्थक्वेक आया हुआ था 1934 में, या फिर जो क्वेटा का अर्थक्वेक था 1935 का, तो उसमें उनका एक सक्रिय योगदान था। जेल में थे, वहां से भी ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम चलाना है। और फिर 2 दिन बाद जेल से बाहर आते हैं और लग जाते हैं लोगों की सेवा में। जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो इन्होंने बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की 17 जनवरी 1934 को, और क्वेटा सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की गई सिंध प्रांत के लिए, ताकि रिलीफ एक्टिविटी वहां चलाई जा सके। कई बार लोग इस तरीके की बातें कह जाते हैं कि वो बिहार सेंट्रिक थे, लेकिन बिहार सेंट्रिक वो कभी नहीं थे। वो पैन इंडिया का ख्वाब देखते थे और सबका साथ सबका मतलब विकास जो है इसमें वो विश्वास रखते थे। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जब वो बनते हैं कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में, तो उनका जो अपना व्यू है नेशनलिस्ट सुपरमेसी का, उस बात को वो रखते हैं। इसके बाद 1939 में डॉक्टर प्रसाद जो हैं फिर से एक बार प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कांग्रेस के, जब सुभाष चंद्र बोस साहब रिजाइन कर देते हैं। जब ये सब मामला चल रहा होता है पतावी सीतारमैया वाला, वो सब आप इंसिडेंट जान रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 बार ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं जो नेशनलिस्ट इंडिया है। तो यहाँ पर आप इनके आइडियाज को देखते हैं, ये किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि अपनी बात को बहुत ही वैलिड पॉइंट्स के साथ ये हमेशा से रखते थे। और तीसरी बार ये प्रेसिडेंट कांग्रेस के चुने जाते हैं 1947 में, जब आचार्य कृपलानी रिजाइन कर देते हैं उस पोस्ट से। तो ओके, तो ये 3 बार प्रेसिडेंट भी चुने गए।
अब हम भारत छोड़ो आंदोलन के समय बात करें तो जो 8 अगस्त 1942 का समय था, कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में, और जो टॉप लीडर्स थे वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो डॉक्टर प्रसाद को भी अरेस्ट कर लिया जाता है पटना के ही सदाकत आश्रम से, और उनको बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। और इस तरीके से करीब वो 3 साल तक जेल में बंद रहे फॉर द कॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और फिर 15 जून 1945 को वो रिलीज होते हैं। तो जो इंतरिम गवर्नमेंट बनती है, जो 12 नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब के लीडरशिप में 2 सितंबर 1946 को, तो इनको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं नॉन परमानेंट के तौर पर, बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 11 दिसंबर 1946 को ये प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं संविधान सभा के। जो इनकी क्वालिटीज थी कि ये काफी इम्पार्शियल थे, काफी इनमें पैसेंस थी और ऑब्जेक्टिविटी थी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को डील करना हो, यानी कि प्रशासनिक मामलों को निपटने में जो इनकी निष्पक्षता थी, जो इनमें धैर्य था, और यही सारी क्वालिटीज इनको अलग बनाती है। और यही वजह था कि जो 17 नवंबर 1947 को ये कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं थर्ड टाइम, जब कृपलानी साहब अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। देश आजाद हो गया, हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, और इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है पूरे बिहार के लिए। और प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के प्रसाद, ड्यूली एक्टेड एज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है भले ही उसकी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन जो इस पोस्ट पर जब आते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना होता है। अब किसी पार्टी के इंटरेस्ट को नहीं देखना होता है, वो जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इन चीजों का भी बहुत ही ध्यान रखा गया डॉक्टर प्रसाद के द्वारा, और इन्होंने वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके हिसाब से प्रेसिडेंटशिप को निभाया और काफी अनबायस्ड रहे, कहने का मतलब निष्पक्ष रहे और विवेकपूर्ण रहे। ये दुनिया भर में भ्रमण किए, और भारत की क्योंकि एक नेसेंट कंट्री था, नया नया उसका जन्म हुआ था, तो इसके लिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने थे उसमें भी फॉरेन नेशंस के साथ इनका एक बहुत अहम योगदान रहा। री इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट 1952 और 1957 में, और ही इज द ओनली प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू accomplish दिस फीट। ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव रोल इनका रहता है स्टेट के अफेयर्स में भी, क्योंकि शुरू में देश का जो ये निर्माण होता है उसमें इनका बहुत योगदान है। तो जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कई बार प्रेसिडेंट के पोस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है, रबर स्टैम्प जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय किसी भी रूप में रबर स्टैम्प नहीं थे। स्टेट के अफेयर्स में, वेलफेयर में हमेशा सक्रिय रहते थे। और बात 1962 की है, जो 12 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं पॉलिटिकल लाइफ से, पब्लिक लाइफ से, और अब थोड़ा वो आराम देना चाहते हैं अपने शरीर को। और इस तरीके से मई 1962 में वो पटना लौट जाते हैं, और यहाँ पर जो सदाकत आश्रम है गंगा नदी के किनारे, अभी भी ये आश्रम है, आप जाके इस आश्रम को विजिट कर सकते हैं पटना में, गंगा नदी के किनारे में, वहां पर जाके विश्राम करते हैं। 1962 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्होंने आखिरी सांस ली फरवरी 28, 1963 को 78 वर्ष की अवस्था में। एक लेखक के रूप में भी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स लिखे, बहुत सारे बुक्स लिखे, इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, और इनको एक गजब का कमांड था पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, संस्कृत में। और इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें आत्मकथा, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी 1946 में आती है, इंडिया डिवाइडेड। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये 1946 में पब्लिश हुई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार, ये इनकी रचना है, और कुछ यादें, इस तरीके की एक ये पुस्तक लिखते हैं।
ओके, तो इनके लिटरेरी वर्क्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है डिवीजन ऑफ इंडिया, और एक है सिंस इंडिपेंडेंस। ये सब कुछ वो पुस्तक जो है ये लिखते हैं। तो इनका एक कह सकते हैं कि कहने की अनकंडीशनल कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट के रूप में, और इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये कुछ है जब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी बड़ा ही समय गोल्डन रहा इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय देश जो है इसको इनके जैसे लीडर्स की जरूरत थी, और उस पोस्ट पर रहते हुए उस कैपेसिटी में इन्होंने जितना कुछ कंट्रीब्यूट किया वो बहुत जरूरी था। देश को आजाद होने के बाद देश के बनने में एक बहुत सक्रिय योगदान रहा। ये आप इस तरीके से कुछ चीजों को पुट करेंगे, इनके जो आइडियाज थे किस तरीके से इन्होंने रखे हैं, ये सब कुछ है। इस पर अगर सवाल आता है तो आप बता सकते हैं। ओके, और भी कुछ बातें हैं जो एक कह सकते हैं कि एज प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रसाद एस्टेब्लिश करते हैं एक ट्रेडिशन ऑफ नॉन पार्टीशनशिप, और इंडिपेंडेंस होता है इनका। ऑफिस बियरर अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सरकारी जो एक्सचेकर है उसका 1 रुपया बर्बाद कभी इन्होंने नहीं किया। अगर किसी से ऑफिस टाइम में भी मिलते थे और अब पर्सनल मतलब उनका रिलेशन है उस व्यक्ति से, तो कहा जाता है कि ऑफिशियल कैंडल जो है उसको बुझा के अपना पर्सनल कैंडल जला के तब बात करते थे, ताकि देश का एक पैसा न बर्बाद हो। इतना ज्यादा इनको देश के प्रति प्रेम था। ऐसे ही कोई देश रत्न थोड़ी कहा जाता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन से सवाल पूछा जाएगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह का आप जिक्र कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेक्टिफिकेशन हुआ उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी भी एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे डॉक्टर प्रसाद के ऊपर, और इस तरीके के क्वेश्चंस की आने की प्रबल संभावना होती है। ओके, तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के, और इन्हीं लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट इन शेपिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और एक आपको इनका एटीट्यूड ये समझ आएगा कि हर समय इन्होंने अपने को अपडेट रखा, चीजों को पढ़ा समझा, और कहीं भी ये रुके नहीं हैं, अविरल रहे हैं। यानी कभी ये एक अच्छे प्रोफेसर के तौर पर जाने गए, कभी प्रिंसिपल के रूप में जाने गए, कभी एक बहुत नामी गिरामी वकील के रूप में जाने गए, लेकिन वहां वो रुकते नहीं हैं, वो निरंतर अपने में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो इनका एक अपना एरेना है, चंपारण सत्याग्रह से लेके स्वदेशी मूवमेंट उसके पहले होता है, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या एनसीएम हो, सीडीएम हो, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन हो, साल्ट सत्याग्रह हो, नन कोऑपरेशन की बात हो, हर जगह ये दिखते हैं। या स्कूलों का बहिष्कार करना हो, कॉलेज का बहिष्कार करना हो, पेशा जो है वकालत का उसका बहिष्कार करना हो, हर जगह ये नजर आते हैं। नेशनल कॉलेज पटना में इनके द्वारा शुरू किया गया 1921 में, और यहाँ पर फॉरेन गुड्स का जो बहिष्कार होता है उसमें इनका एक बहुत सक्रिय योगदान है। अपने परिवारजनों को भी ये पॉलिटिकल मूवमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो भारत के एक दूत के रूप में ये कहने की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं काफी नेसेंट स्टेज में। ओके, और आप सोचिए कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और टफ पर्सन रहे होंगे कि जो 25 जनवरी 1950 की रात होती है, आजादी जो हम हमारा गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को हम मनाते हैं, उसके पिछले रात को हम क्या देखते हैं कि इनकी जो सिस्टर हैं भागवती देवी, उनका देहांत हो जाता है, शी पास्ड अवे, और ही सेड अबाउट द क्रीमेशन बट
वहां पर हम क्या देखते हैं कि जाते हैं, जो एक भाई का फर्ज है वो अदा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो परेड ग्राउंड में आ जाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उस समय कितना लो फील करेगा, लेकिन पारिवारिक कैपेसिटी को भी उतना ही तवज्जो देना और फिर राष्ट्र हित में अपने को ढाढ़स बढ़ाते हुए खुद के लिए खड़ा होना, देश के लिए खड़ा होना, ये साधारण व्यक्तित्व की पहचान तो नहीं ही है। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं, आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। फिर हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।